शीतोष्ण घास स्थल में जीवन। देखो पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था, हमने वनस्पतियों को जो है 3 श्रेणियों में बांटा था। पहला क्या था, पहला वन था, दूसरा घास स्थल था, ठीक है, और तीसरा हमारा कटीली झाड़ियाँ थी, ठीक है, कटीली झाड़ियाँ थी। वनों में हमने 5-6 प्रकार के वन पढ़े थे, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, पर्णपाती वन, शीतोष्ण सदाबहार पर्णपाती वन। घास स्थलों में भी हमने पढ़ा था कि 2 प्रकार की घास स्थलें पाई जाती हैं, एक शीतोष्ण कटिबंधीय घास स्थल और एक उष्णकटिबंधीय घास स्थल, ठीक है। तो घास स्थल कितने प्रकार के पाए जाते हैं, घास स्थल 2 प्रकार के पाए जाते हैं, एक शीतोष्ण कटिबंधीय घास स्थल और दूसरा हमारा है उष्णकटिबंधीय घास स्थल, ठीक है। ये 2 घास स्थल पाए जाते हैं। तो आज जो है ना, हम शीतोष्ण कटिबंधीय घास स्थल के बारे में पढ़ेंगे, इसके बारे में जानेंगे कि आखिर ये होता क्या है। देखो पिछले कक्षा में वन और घासों के बारे में हमने क्या पढ़ा था, वन ऐसे क्षेत्र होते हैं जहाँ पर वृक्ष जो है तापमान और वर्षा के कारण काफ़ी घने और लंबे लंबे होते हैं, ठीक है, जबकि घास छोटे होते हैं, ठीक है, और वो बड़े बड़े नहीं होते हैं, ठीक है ना। तो देखो घास, तो देखिए आप, घास स्थल ऐसे क्षेत्र होते हैं जहां पर जल की उपलब्धता कम होती है, जल की उपलब्धता कम होती है और यह छोटे छोटे होते हैं, ठीक है, इनके तने ज़्यादा मजबूत नहीं होते हैं, ठीक है ना। ये घास स्थल है। तो आज आओ इसी हम घास स्थलों के बारे में एक एक करके जानते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले शीतोष्ण घास स्थल में हम जानते हैं प्रेरीज के बारे में, प्रेरी घास स्थल, ठीक है। प्रेरी एक शीतोष्ण घास स्थल है, इसके बारे में जानते हैं। तो कल हमने क्या देखा था, कोई भी चीज़ जानने से पहले हम कुछ चीज़ों को जान सकते हैं, जैसे वह कहाँ पर स्थित है, ठीक है, वहाँ की जलवायु क्या है, ठीक है। इसको तोड़ लेते हैं, एकदम से हम एक एक करके ना तोड़ के बहुत अच्छे से समझते हैं। वहाँ पर पेड़ पौधे कैसे पाए जाते हैं, ठीक है, वहाँ पर जानवर कैसे पाए जाते हैं, उसके बाद वहाँ पर जीवन कैसा है, ठीक है। जब हम किसी टॉपिक को एक एक करके इतनी बेहतर तरीके से तोड़ के पढ़ेंगे ना, तो क्या होगा कि हमको कभी भी जब मेंस लिखना होगा या फिर प्रेरीज के बारे में जब हमको कोई पूछेगा, तो हम उसकी एक एक स्थिति को अच्छे से बता सकते हैं। तो सबसे पहले आओ हम लोग देखते हैं कि प्रेरीज घास स्थल है कहाँ पर, ठीक है। तो देखो प्रेरीज घास स्थल जो है ना, वह उत्तरी अमेरिका में है, ठीक है, वह उत्तरी अमेरिका, देखो ऊपर कनाडा है, ठीक है, और बीच में उत्तरी अमेरिका है, यह कनाडा है और यहाँ अमेरिका है। तो प्रेरित जो घास है ना, वह कनाडा और अमेरिका के बीच में पाई जाती हैं, ठीक है। और इसके पश्चिम में क्या है, रॉकीज पर्वत, ठीक है, रॉकीज पर्वत, ये जो हमारा है रॉकी पर्वत है, रॉकी पर्वत, ठीक है। तो देखो प्रेरीज जो हमारा घास का मैदान है ना, वह रॉकीज पर्वत से लगा हुआ है, ठीक है। रॉकीज पर्वत से इसके पश्चिम में जो है रॉकीज पर्वत है और पूर्व में जो है ग्रेट लेक है, ठीक है ना, ग्रेट लेक। तो अगर अब हमसे कोई पूछे कि प्रेरीज घास स्थल कहाँ पर है, तो यह उत्तरी अमेरिका में है, नॉर्थ अमेरिका में है, ठीक है,
और कनाडा अमेरिका तक इसका विस्तार है। इसके पश्चिम में रॉकीज पर्वत है और पूर्व में यह ग्रेट लेक तक फैला हुआ है। इतनी बात आई आप लोग को समझ में। अब आओ इसके हम आगे देखते हैं। देखो यहाँ पर ना कई सारी नदियाँ भी हैं, जैसे मिसिसिपी नदी है, कनाडा से कई सारी नदियाँ आती हैं, ठीक है। तो उन जो नदियों के क्षेत्र होते हैं ना, उन नदियों के क्षेत्र में वृक्ष भी पाए जाते हैं, ठीक है। तो प्रेरिज जो है ना, ये तो वैसे तो घास है, इसके ऊपरी भागों में तो घास है, लेकिन निचले भाग में जहाँ पर जल की उपलब्धता होती है, जहाँ पर नदियाँ आ रही हैं, वहाँ पर वृक्ष बड़े बड़े होते हैं, ठीक है। वहाँ पर वृक्ष भी पाए जाते हैं, ठीक है। इतनी बात आप लोग को आई समझ में। अब आओ हम आगे देखते हैं इसकी जलवायु के बारे में, ठीक है। देखो ये ना प्रेरिज घास मैदान कहाँ है, उत्तरी अमेरिका में, अभी हमने देखा, ठीक है। तो ये देखो महाद्वीपों के अंदरूनी भागों में है, ठीक है। महाद्वीपों के अंदरूनी भागों में है, इस कारण ना यहाँ पर गर्मी में, ग्रीष्म ऋतु में जो है तापमान 20 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है, ठीक है। और शीत ऋतु में माइनस में चला जाता है, -20 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है, ठीक है। तो यहाँ की जलवायु कैसी है, यहाँ की जलवायु महाद्वीपीय प्रकार की है। और ग्रीष्म ऋतु में मतलब गर्मी के महीने में यहाँ का तापमान 20 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है, और ठंडी के महीने में यहाँ का तापमान -20 डिग्री सेल्सियस में चला जाता है। अब इतनी कम तापमान होने के कारण ना ये जो घास के मैदान हैं, ये पूरे घास के मैदान बर्फ से ढक जाते हैं, ठीक है। ये पूरे घास के मैदान जो है ना बर्फ से ढक जाते हैं। अब क्या होता है कि यहाँ पर अभी हमने पढ़ा रॉकीज पर्वत है इसके पश्चिम में, ठीक है। रॉकीज पर्वत से ना चिनूक नामक एक स्थानीय पवन है चिनूक, ठीक है। यह बहुत गर्म पवन होती है। चिनूक नामक स्थानीय पवन जो है रॉकीज पर्वत से चलती है। जब वो इन क्षेत्रों में पहुँचती है ना, तो वो इस बर्फ को पिघला देती है और यहाँ पर घास जो है अच्छे से जम जाती है, ठीक है। घास अच्छे से जम जाती है और घास का विशाल मैदान बन जाता है, ठीक है ना। इतनी बात आई आप लोग को समझ में। घास का विशाल मैदान बन जाता है और यह घास ना काफ़ी पौष्टिक भी होती है, ठीक है। यह घास काफ़ी पौष्टिक भी होती है जानवरों के लिए। यहाँ पर पेड़ पौधे ना, जहाँ पर जल पाया जाता है वहाँ पर तो बड़े बड़े पेड़ पौधे होते हैं, लेकिन जहाँ पर जल की उपलब्धता नहीं होती है वहाँ पर सरपत, विलो, ऑल्डर, ठीक है। ऑल्डर जैसे छोटे छोटे वृक्ष पाए जाते हैं, ठीक है। ऑल्डर जैसे छोटे छोटे वृक्ष पाए जाते हैं। इनकी पत्तियां नुकीली होती हैं काफ़ी, ठीक है। और यहाँ पर जो है कृषि बहुत उपजाऊ भूमि होती है ये, ठीक है। और कृषि बहुत प्रबल मात्रा में होती है। गेहूँ, ज्वार, बाजरा, मक्का, ठीक है। गेहूँ, ज्वार, बाजरा, मक्का आदि की खेती होती है, ठीक है। और यहाँ पर एक भैंसा पाया जाता है बाइसन, जिसको बाइसन बोलते हैं। ये क्या है, अमेरिकी भैंसा इसको बोलते हैं। बाइसन को ही अमेरिकी भैंसा बोलते हैं, ठीक है ना। तो पेड़ पौधे क्या कैसे होते हैं, जहाँ पर जल की उपलब्धता होती है वहाँ पर तो अच्छे खासे पेड़ पौधे पाए जाते हैं, किंतु जहाँ पर जल की उपलब्धता थोड़ा कम होती है वहाँ पर सरपत, विलो, ऑल्डर जैसे छोटे छोटे वृक्ष पाए जाते हैं, ठीक है। और यह क्षेत्र कृषि के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्षेत्र है, क्योंकि यहाँ की मृदा ना काफ़ी उपजाऊ होती है और इस उपजाऊ मृदा के कारण यहाँ पर गेहूँ, ज्वार, बाजरा, मक्का, ठीक है, ऐसी फसलों को काफ़ी बड़े पैमाने पर उगाया जाता है, ठीक है। और जानवरों में यहाँ क्या पाया जाता है, खरगोश, ठीक है। खरगोश, चीता, बाघ, ठीक है, जैसे जानवर यहाँ पर पाए जाते हैं। बाइसन, भैंसा जैसे जानवर यहाँ पर पाए जाते हैं, ठीक। इतनी बात आई आपको समझ में। तो हमने पढ़ा ये कहाँ पर उपस्थित है, इसकी जलवायु कैसी है, यहाँ पर पेड़ पौधे कैसे पाए जाते हैं, यहाँ पर जानवर कैसे पाए जाते हैं, खरगोश, चीता, बाघ, बाइसन, भैंसा, ठीक है। अब आओ हम अपना अंतिम देखते हैं यहाँ का जीवन कैसा है, ठीक है। अब आप अंतिम हम देखते हैं यहाँ पर जीवन कैसा है।
जीवन। देखो प्रेरिस के जो मनुष्य है ना, प्रेरिस के जो लोग हैं ना, काफ़ी परिश्रमी होते हैं, ठीक है, काफ़ी परिश्रमी होते हैं। और इसी परिश्रम के दम पे ना इन्होंने काफ़ी औद्योगिक विकास किया है, ठीक है, इन्होंने बहुत सारा औद्योगिक विकास किया है। देखो आप ना ऐसे पॉइंट में कोई चीज़ लिखा करो, पॉइंट में लिखोगे तो आपको याद करने में आसानी होगी। आप काफ़ी परिश्रमी होते हैं, आप समझ जाओ, पूरी कहानी लिखने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को, बस समझना है, ठीक है। तो जब काफ़ी परिश्रमी होते हैं इसीलिए ये उद्योगों का काफ़ी विकास किए हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो कृषि होती है, अभी हमने बताया कि कृषि यहाँ पर मृदा बहुत उपजाऊ है, ठीक है, मृदा इतनी उपजाऊ होने की वजह से यहाँ पर जो कृषि होती है वह काफ़ी बड़े पैमाने पर होती है। और ये सब कृषि पूरी जो होती है ना वो भारी मशीनरी से होती है, ठीक है, भारी मशीनरी से होती है। भारी मशीनरी जैसे रोटावेटर, कल्टीवेटर जैसे, ट्रैक्टर जैसे आधुनिक मशीनों के उपयोग से होता है, ठीक है, जिससे यह क्षेत्र जो है बहुत बड़े पैमाने पर गेहूं का उत्पादन करता है। किसका उत्पादन करता है? गेहूं का उत्पादन करता है। अब गेहूं का उत्पादन करेगा फिर मक्का का उत्पादन करता है, ठीक है। इस क्षेत्र में मतलब प्रेरी क्षेत्र में गेहूं का बहुत बड़े पैमाने पर उत्पादन होता है, मक्का का बड़े पैमाने पर उत्पादन होता है, ठीक है। और यहाँ पर काफ़ी सारी औद्योगिक गतिविधियाँ भी होती हैं, काफ़ी बड़े बड़े औद्योगिक प्रदेश हैं, ठीक है। यहाँ पर क्योंकि लोहा और इस्पात, ठीक है, लोहा इस्पात बहुत ही अधिक मात्रा में पाया जाता है। इससे क्या होता है? कंपनियों को बढ़ावा मिलता है, ठीक है। तो हम इतनी बातों को समझें तो हमारे प्रेरिस जो है ना इसके बारे में हमने ख़त्म किया कि ये कहाँ पर है, यहाँ की जलवायु क्या है, ठीक है, यहाँ पर जीवन कैसा है अभी हमने देखा, यहाँ पर पशुपालन, ठीक है, कैसा है, जंगली भैंसा वैसा के बारे में हमने पढ़ा, और यहाँ पर पेड़ पौधे कैसे हैं, ठीक है, पेड़ पौधे कैसे हैं। और यहाँ पर जो है दुग्ध का भी काफ़ी उत्पादन होता है, दुग्ध उत्पादन, ठीक है। और देखो हाँ एक बात और आप लोग जान लो कि यहाँ पर जो पशुपालन होता है ना, ये जो पशुपालन होता है ना, ये जो व्यक्ति पशुपालन करते हैं उसको काऊ बॉय बोला जाता है, ठीक है। जो लोग पशुपालन से जुड़े होते हैं उनको काऊ बॉय बोला जाता है, ठीक है। तो इतनी बात आप याद रखिएगा। अब आओ अगले हम प्रेरिस के बाद वेल्ड पर चलते हैं। वेल्ड भी हमारा एक शीतोष्ण घास का मैदान है। कोई बताएगा कहाँ पर है? कोई बात नहीं, देखो वेल्ड तो सबसे पहला इसको भी हम कई भागों में अपने बांट लेते हैं कि ये कहाँ पर है, यहाँ की जलवायु कैसी है, ठीक है, यहाँ पर जो है वनस्पतियाँ कैसी हैं या पेड़ पौधे, यहाँ पर जीव जंतु कैसे हैं, जीव जंतु, अंतिम में यहाँ पर जीवन कैसा है, ठीक है। तो आओ एक एक करके हम इसके भी बारे में देखते हैं। वेल्ड कहाँ पर है? दक्षिणी अफ्रीका, ठीक है। दक्षिणी अफ्रीका कहाँ है? अगर हम मैप देखेंगे, अफ्रीका का मैप देखेंगे तो अफ्रीका का मैप दक्षिण अफ्रीका आपको यहाँ पर नजर आएगा, ठीक है। अफ्रीका के मैप में दक्षिण अफ्रीका सीधे नीचे दिखाई देगा, इसके नीचे हिंद महासागर है, ठीक है ना। तो देखो दक्षिण अफ्रीका में जो घास के मैदान, शीतोष्ण घास के मैदान है उसको हम वेल्ड कहते हैं, ठीक है, उसको हम वेल्ड कहते हैं। ये जो है 600 मीटर से लेकर के 1100 मीटर तक उर्मिल पठार के रूप में फैले हैं, ठीक है। कौन से पठार? उर्मिल पठार, उर्मिल पठार के रूप में फैले हुए हैं। और क्या इसके जो पश्चिम में है ना, इसके पश्चिम में कालाहारी मरुस्थल पाया जाता है। कालाहारी मरुस्थल, कालाहारी मरुस्थल हमारा कहाँ है? अफ्रीका में, कालाहारी मरुस्थल, ठीक है। तो देखो कहाँ पर है? दक्षिण अफ्रीका में है। दक्षिण अफ्रीका कहाँ पर है? अफ्रीका में है, ठीक है। अफ्रीका के एकदम दक्षिण में देखोगे तो दक्षिणी अफ्रीका एक देश है, दक्षिण अफ्रीका एक कंट्री है, वहीं पर जो है वेल्ड घास के मैदान पाए जाते हैं, ठीक है। और ये 600 से लेकर 1100 मीटर ऊंचाई तक होते हैं, ठीक है ना।
600 से लेकर 1100 मीटर ऊंचाई तक उर्मित पठार के रूप में फैले हुए हैं। इसके पश्चिम में क्या है, कालाहारी मरुस्थल, और ये ड्रैकोवर पर्वत पर है। ठीक है, ड्रैकोवर पर्वत दक्षिण अफ्रीका में एक पर्वत है जिसका नाम ड्रैकोवर है। उसी पर्वत पर ये जो विल्ड के घास के जो मैदान है वहाँ पर पाए जाते हैं। ठीक है, और ये घास के मैदान छोटे छोटे होते हैं, बहुत बड़े नहीं होते हैं, छोटे छोटे होते हैं। और ये क्षेत्र होता है ना, ये वनस्पति रहित होता है। ठीक है, यहाँ पर वनस्पतियाँ नहीं पाई जाती। कहीं कहीं पर जहाँ पर जल की उपलब्धता होती है वहाँ पर थोड़े बहुत वनस्पतियाँ पाई जाती हैं, अन्यथा नहीं पाई जाती। ठीक है, आओ अब हम इसके जलवायु के बारे में देखते हैं। ठीक है, देखो यहाँ की जलवायु कैसे होगी पता है, हमने अभी देखा कि इसके दक्षिण में हिंद महासागर है। ठीक है, हिंद महासागर के कारण यहाँ की जलवायु जो होती है ना, नम होती है, ठंडी होती है। ठीक है, ठंडी जलवायु होती है। यहाँ पर जो ग्रीष्म ऋतु का तापमान होता है वो 20 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, 10 से 20 डिग्री सेल्सियस आप मान लो, 10 से 20 डिग्री सेल्सियस होता है। लेकिन जो शीत ऋतु होती है, जो ठंड का महीना होता है, ठंड के महीने में यहाँ का तापमान 5 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। ठीक है, और यहाँ पर फरवरी से नवंबर के मध्य बारिश होती है। ठीक है, वर्षा होती है। अब यहाँ पर मरुस्थल कैसे पाए जाते हैं, देखो वनस्पति यहाँ पर बबूल पाई जाती है। ठीक है, मरोला पाया जाता है। ठीक, इन्हीं प्रकार की वनस्पतियाँ यहाँ पर पाई जाती हैं। ठीक है, जीव जंतु कैसे पाए जाते हैं, शेर, चीता, बाघ, हिरन, ठीक है, बंदर, ETC, खरगोश। ठीक है, इसी प्रकार के यहाँ पर जीव जंतु पाए जाते हैं। ठीक, अब यहाँ पर जीवन कैसा है, अब हम देखते हैं यहाँ पर जीवन कैसा है। यहाँ के जीवन के प्रकार के बारे में देखते हैं। यहाँ के लोग ना पशुपालन, ठीक है, पशुपालन और खनन के लिए प्रसिद्ध हैं। ठीक है, पशुपालन और खनन के लिए प्रसिद्ध हैं। और पशुपालन में भी ना सबसे ज़्यादा भेड़ों को पाला जाता है। ठीक है, भेड़ पाला जाता है, बकरी पाला जाता है। भेड़ों से ये क्या करते हैं, भेड़ों से ये मांस की प्राप्ति करती हैं, बकरों से मांस की प्राप्ति करते हैं, और उसके बाद भेड़ से ये जो है ऊनी वस्त्रों की भी प्राप्ति करते हैं। ठीक है, ऊन प्राप्त करते हैं, ऊनी वस्त्रों की प्राप्त करते हैं। इसलिए ना ये इनके जो प्रमुख पशु हैं वो भेड़ होते हैं। भेड़ों का यहाँ पर बहुत अधिक पालन होता है। ठीक है, यहाँ पर दुग्ध उत्पादन बहुत अधिक होता है। ठीक है, दुग्ध उत्पादन बहुत अधिक होता है। ठीक, पशुपालन के साथ कृषि भी होती है, कृषि की भी प्रबलता है। ठीक है, पशुपालन के साथ कृषि भी प्रबल है। और यहाँ पर जो है खनन उद्योग भी काफ़ी भारी मात्रा में है। जैसे यहाँ पर शीशा, हीरा, सोना, ठीक है, लौह इस्पात आदि ना बहुत प्रबल मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, इसी कारण ना यहाँ पर औद्योगिक गतिविधियों का विकास बहुत ही ज़्यादा हुआ है, उद्योगों का विकास बहुत ही अधिक हुआ है। ठीक है ना, उद्योगों का विकास बहुत ही अधिक हुआ है। जहाँ पर औद्योगिक गतिविधियाँ पाई जाएंगी, जहाँ पर उद्योग लायक कच्चा माल पाया जाएगा, सोना, लौह इस्पात, ये लौह इस्पात क्या है, कच्चा ही माल है ना, तो जहाँ पर कच्चा माल पाया जाएगा वहाँ पर औद्योगिक गतियाँ तो ऑलरेडी बढ़ जाएंगी। तो इसी कारण ना इनका व्यापार जो है ब्रिटेन जैसे यूरोपीय कंट्रियों से होता है, अमेरिका से होता है, भारत से होता है। इनका जो व्यापार है ना बहुत ही बढ़ा चढ़ा व्यापार है। ठीक है, इनका व्यापार बहुत बढ़ा चढ़ा हुआ है। तो विल्ड घास के मैदानों के बारे में हम देखा कि यह एक शीतोष्ण घास के मैदान है, और उसके बाद प्रेरी भी हमने देखा। ठीक है, और शीतोष्ण घास के मैदानों में इन दोनों के बारे में देखा, इन दोनों की विशेषताओं को देखा और इसके बारे में एक एक चीज़ देखे। और अब कल हम अपने अंतिम टॉपिक चैप्टर नंबर 10 पे चलेंगे। ठीक है, और वही हमारा अंतिम टॉपिक है। कल के बाद हमारा 7 क्लास ख़त्म हो जाएगा। ठीक है।
धन्यवाद।